हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल ब्रांच की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारी भाषा जैसे हिंदी या इंग्लिश आखिर समझते कैसे हैं? यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब हमें एनएलपी से मिलता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए। हम इंसान शब्दों, इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स, उनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ जीरोज और वंस की लैंग्वेज समझते हैं, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। तो फिर इस गैप को कौन भरता है? हमारी और कंप्यूटर की दुनिया को जोड़ता कौन है? यही काम करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप इसे एक सुपर स्मार्ट ट्रांसलेटर या एक ब्रिज की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की बात हमें। अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हिस्सा है जो कंप्यूटर्स को हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस को एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना, अंडरस्टैंड करना यानी समझना और प्रोसेस करना सिखाता है। इसका मेन मकसद बस एक ही है कि हम इंसान और कंप्यूटर आपस में आसानी से बिल्कुल नेचुरली बात कर सकें। अब सुनने में तो ये सब काफ़ी हैवी और टेक्निकल लगता है ना, पर व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि आप इस टेक्नोलॉजी को हर रोज़ यूज़ करते हैं, शायद बिना जाने हुए भी। चलिए देखते हैं कैसे। आपके फ़ोन में जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं जैसे सिरी, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट, जब आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं या जब यूट्यूब पर वीडियो देखते वक्त कैप्शंस ऑन करते हैं और तो और जब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो उनका सेंटिमेंट एनालिसिस भी एनएलपी ही करता है। ये सारी चीज़ें एनएलपी को साइंस फिक्शन से निकालकर हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना देती हैं। जब आप अपने फ़ोन से कहते हैं, हे गूगल कल का वेदर क्या है, तो पीछे क्या होता है? यही एनएलपी आपकी आवाज़ को सुनता है, आपके शब्दों को समझता है और फिर उसे एक कमांड में बदलकर आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इट्स मैजिक बट इट्स रियली एआई एट वर्क। और सेंटिमेंट एनालिसिस सोच के देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास लाखों कस्टमर रिव्यूज आते हैं। अब एक एक रिव्यू को पढ़ना तो आसान नहीं है, तो एनएलपी उन सभी रिव्यूज को ऑटोमेटिकली एनालाइज करके बता देता है कि कितने कस्टमर्स खुश हैं, कितने नाराज हैं और कितने न्यूट्रल हैं। कितना पावरफुल टूल है, राइट? ओके, तो अब तक हमें ये क्लियर हो गया है कि एनएलपी क्या है और हम उसे कहाँ कहाँ देखते हैं। पर अब चलते हैं बिहाइंड द सीन्स। चलिए अब हम ये समझेंगे कि एक मशीन आखिर एक सेंटेंस को प्रोसेस करना कैसे सीखती है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके 5 मेन स्टेजेस होते हैं। इसे आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा लैंग्वेज सीखता है, पहले शब्द, फिर ग्रामर और फिर उनका असली मतलब। तो ये 5 स्टेजेस हैं: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन और प्रैग्मेटिक एनालिसिस। चलिए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला स्टेप यानी स्टेज 1 है लेक्सिकल एनालिसिस। इस स्टेज में कंप्यूटर एक बड़े से टेक्स्ट को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, यानी अलग अलग वर्ड्स और सेंटेंसेस में। इसे टोकनाइजेशन भी कहते हैं। बेसिकली ये लैंग्वेज को समझने का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। अगला स्टेज है सिंटैक्टिक एनालिसिस। अब जब वर्ड्स अलग अलग हो गए तो कंप्यूटर चेक करता है कि क्या वो सही ग्रामेटिकल ऑर्डर में हैं या नहीं। सिंपल शब्दों में ये एक ग्रामर चेक है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन सैट द ऑन कैट मैट थे गलत है। यही चेक इस स्टेज में होता है। अब आते हैं स्टेज 3 पर, सेमांटिक एनालिसिस। देखिए, सिर्फ ग्रामर आने से काम नहीं चलता, सेंटेंस का कोई मतलब भी निकलना चाहिए, राइट? इस स्टेज में कंप्यूटर यही चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉट आइसक्रीम। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता, तो सिमेंटिक एनालिसिस इसे गलत मानेगा। चौथा स्टेज है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अभी तक हम सिर्फ एक एक सेंटेंस की बात कर रहे थे। इस स्टेज में कंप्यूटर अलग अलग सेंटेंसेस के बीच का कनेक्शन समझता है, यानी पूरा कॉन्टेक्स्ट देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है द फॉक्स जम्प्ड, इट रैन अवे, तो यहाँ इट किसके लिए यूज हुआ है? द फॉक्स के लिए। यही कनेक्शन एस्टैब्लिश करना इस स्टेज का काम है। और आखिर में आता है सबसे एडवांस्ड स्टेज, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ये एनएलपी का ब्लैक बेल्ट लेवल है, समझ लीजिए। यहाँ कंप्यूटर शब्दों के पीछे छुपे असली मतलब को, यानी इंटेंडेड मीनिंग को समझता है। इडियम, सार्काज्म, ये सब यहाँ प्रोसेस होता है।
जैसे अगर कोई कहता है आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, तो कंप्यूटर को ये समझना होगा कि इसका मतलब है मजाक कर रहा हूं, न कि सच में किसी की टांग खींच रहा हूं। ऑलराइट, तो अब आपको पता चल गया है कि कंप्यूटर इन 5 स्टेजेस में लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एनएलपी मॉडल्स और टूल्स की बात करते हैं जिनकी मदद से ये काम होता है, और फिर हम मिलेंगे एनएलपी के सुपरस्टार से, चैटबॉट्स। एग्जाम के लिए ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। ये बेसिकली एक टेक्स्ट का हाइलाइटर है जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ढूंढ निकालता है। फिर है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। ये एक सिंपल अप्रोच है जिसमें ग्रामर को इग्नोर करके बस ये काउंट किया जाता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया। और आखिर में है TF-IDF। ये थोड़ा स्मार्ट मॉडल है। ये न सिर्फ देखता है कि एक वर्ड कितनी बार आया, बल्कि ये भी देखता है कि वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट के लिए कितना यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैटबॉट्स की। ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट बॉट एक प्री रिटन स्क्रिप्ट पर चलता है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। उसकी नॉलेज लिमिटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट बॉट AI पावर्ड होता है। वो आपसे बात करते करते सीखता है, बड़े डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है और टाइम के साथ और भी इंटेलिजेंट होता जाता है। ओके एवरीवन, तो हमने NLP के इस सफ़र में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आइए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। रेडी? चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, NLP ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर कोड के बीच एक ब्रिज है। पॉइंट नंबर 2, हम इसे हर रोज यूज करते हैं। सिरी, गूगल ट्रांसलेट सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। पॉइंट नंबर 3, हमने NLP के 5 स्टेजेस सीखे, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और प्रेग्मेटिक। और आखिरी पॉइंट, चैटबॉट्स 2 तरह के होते हैं, लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाले स्क्रिप्ट बॉट्स और AI पावर्ड स्मार्ट बॉट्स। तो ये थे हमारे की टेकअवेज। अब आइए आपकी बारी। यहाँ स्क्रीन पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इन्हें जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। सोचिए, जब मशीन्स हमारी भाषा को हमसे भी बेहतर समझने लगेंगी, तब हमारा फ्यूचर कैसा होगा? इस सवाल के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले एक्सप्लेनर में। हेलो एवरीवन और वेलकम। आज के इस AI एक्सप्लेनर में हम एक सुपर फैसिनेटिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, समथिंग जो आप लिटरली हर दिन यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, यानी NLP। सिंपल शब्दों में ये वो मैजिक है जिससे मशीन्स हमारी यानी इंसानों की भाषा को समझ पाती हैं और उस पर रिएक्ट भी करती हैं। अच्छा, तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या किसी कस्टमर सर्विस चैटबॉट को टाइप करके मैसेज भेजते हैं, तो उसको आखिर आपकी बात इतनी परफेक्टली कैसे समझ आ जाती है, राइट? वेल, ये सब NLP का ही कमाल है। तो चलो आज देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर ये सब होता कैसे है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि मशीन्स और हमारी लैंग्वेज के बीच में आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन से डेटा को साफ सुथरा बनाएंगे। उसके बाद बैग ऑफ वर्ड से एक वोकैबुलरी क्रिएट करेंगे। फिर TF-IDF से हर वर्ड की असली कीमत समझेंगे। फाइनली एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस का। और हाँ, एंड में रिविजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज, हम इंसान राइट, हम तो वर्ड्स, इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट, इन सब से भरी हुई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। लेकिन बेचारे कंप्यूटर्स, वो तो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, नंबर्स की, बस जीरोज और वंस, और कुछ नहीं। और बस यही है पूरे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सेंट्रल आइडिया। पूरा खेल इसी बात का है कि हम अपनी इस कॉम्प्लेक्स मेसी ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे सिंपल स्ट्रक्चर्ड नंबर्स में बदल लें ताकि मशीन उसको आखिरकार प्रोसेस कर पाए, एनालाइज कर पाए। और इसी पूरे कन्वर्जन प्रोसेस को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जिसका नाम है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। इसको आप आसान भाषा में डेटा की सफाई या डेटा क्लीनिंग भी कह सकते हो। पता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेफ कोई बढ़िया सी डिश बनाने से पहले सब्जियों को अच्छे से धोता है, काटता है, साफ करता है। बिल्कुल वैसे ही मशीन को हमारा टेक्स्ट खिलाने से पहले हमें उस टेक्स्ट को साफ सुथरा, कंसिस्टेंट और सिंपल बनाना पड़ता है। तो इस टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में देखिए 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेगमेंटेशन और टोकनाइजेशन से, फिर स्टॉप वर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को हटाएंगे। उसके बाद सब कुछ एक कॉमन केस में कन्वर्ट करेंगे और आखिर में स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन अप्लाई करेंगे। चिंता मत करिए, हम इन सब को अब एक एक करके डिटेल में समझेंगे। लेट्स गो। ओके, सो पहले 2 स्टेप्स तो बहुत ही सिंपल हैं। स्टेप 1 है
सेंटेंस सेगमेंटेशन। यहां हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बाय द वे एनएलपी की दुनिया में इसको कॉर्पस कहते हैं, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ देते हैं। फुल स्टॉप देखा, सेंटेंस तोड़ा, सिंपल। फिर आता है स्टेप 2, टोकनाइजेशन। अब हम हर सेंटेंस को उसके इंडिविजुअल वर्ड्स यानी टोकन्स में ब्रेक कर देते हैं। तो बेसिकली हम एक बड़े से पैराग्राफ से शुरू करके एक एक वर्ड तक पहुंच गए हैं। अच्छा, अब आते हैं असली क्लीनिंग पर। यहाँ 2 जरूरी काम है। पहला, हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते हैं। अब ये स्टॉप वर्ड्स क्या हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज में बहुत कॉमन होते हैं, जैसे इज, द, एन। इनका ग्रामर के लिए आना जरूरी है, पर टेक्स्ट के एक्चुअल मीनिंग में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो इनको हटाने से हमारा डेटा फोकस्ड हो जाता है, फालतू का नॉइस कम हो जाता है। दूसरा काम, हम सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि मशीन के लिए हेलो कैपिटल एच वाला और हेलो स्मॉल एच वाला अलग अलग ना हो, बल्कि एक ही वर्ड हो। कंफ्यूजन ही खत्म। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके एग्जाम्स के लिए। द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। देखो, दोनों का मकसद एक ही है, वर्ड्स को उनकी रूट फॉर्म या बेस फॉर्म तक लाना। द रियल डिफरेंस इज हाउ दे डू इट। स्टेमिंग आसान भाषा में एक फास्ट एंड डम्प प्रोसेस है। ये बस वर्ड की एंडिंग को काट देता है बिना सोचे समझे। इसलिए स्टडीज बन जाता है स्टूडी, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेमेटाइजेशन ये स्मार्ट है, ये डिक्शनरी यूज करता है, ग्रामर देखता है, और इसलिए स्टडीज को आराम से उसके मीनिंगफुल रूट वर्ड स्टडी में कन्वर्ट करता है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है, पर रिजल्ट परफेक्ट होता है। ये एग्जाम्पल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वर्ड है केयरिंग। स्टेमिंग क्या करेगा? वो अंधाधुंध रूल फॉलो करेगा, इंक को काटेगा और बना देगा कार। अब केयरिंग और कार का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। यही है स्टेमिंग की प्रॉब्लम। अब देखिए लेमेटाइजेशन को। वो स्मार्ट है, वो डिक्शनरी में देखेगा, समझेगा कि केयरिंग का रूट वर्ड केयर होता है, और वो ही रिजल्ट देगा। तो टेक अवे क्या है? अगर स्पीड ही सब कुछ है तो स्टेमिंग ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो लेमेटाइजेशन इज ऑलवेज द बेटर चॉइस। ऑलराइट, तो हमने अपने टेक्स्ट की खूब सफाई कर ली। अब हमारे पास साफ सुथरे टोकन्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, ये अभी भी वर्ड्स हैं, नंबर्स नहीं, और मशीन को तो नंबर्स चाहिए। तो अब इन वर्ड्स को नंबर्स में बदलने के लिए हमारा अगला कदम है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। चलिए देखते हैं ये क्या है। बैग ऑफ वर्ड्स, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल पर सरप्राइजिंगली पावरफुल मॉडल है। सोचो, आपके पास एक किताब है, आपने उसके सारे वर्ड्स निकाले और एक बैग में भर दिए। अब उस बैग के अंदर क्या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बचा? ग्रामर, वर्ड ऑर्डर? कुछ नहीं, बस वर्ड्स का ढेर है, राइट? यही है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वर्ड्स किस ऑर्डर में हैं। इसका बस एक ही काम है, हर यूनिक वर्ड को गिनना, बस फ्रीक्वेंसी काउंट करना। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एक डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या है? हम अपने सारे डॉक्यूमेंट से सारे यूनिक वर्ड्स निकालकर उन्हें ऊपर कॉलम्स में लिख देंगे। यही बन गई हमारी वोकैबुलरी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट 1 पर। अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड। अब टेबल में देखिए, इस सेंटेंस में अमन है, हाँ तो 1 लिख दो। एंड है, हाँ तो 1 लिख दो। स्ट्रेस्ड, यस, सो 1। थेरेपिस्ट है, नहीं तो 0। सिंपल है ना? जहां वर्ड है वहां 1, जहां नहीं है वहां 0। ओके, अब हम बिल्कुल यही प्रोसेस डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 3 के लिए रिपीट करेंगे। और ये लीजिए, हमारी फाइनल डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल तैयार है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो। हर रो एक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और हर कॉलम एक यूनिक वर्ड को। ये जो जीरोज और वंस का मैट्रिक्स बना है ना, कंग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। मशीन अब इसको समझ सकती है। अच्छा, तो हमारे पास अब वर्ड काउंट्स हैं। बट वेट अ मिनट, क्या हर वर्ड की इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है? सोचो, बिल्कुल नहीं। द वर्ड शायद 100 बार आए और स्ट्रेस वर्ड शायद 2 बार। तो क्या द ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स नॉट। तो सिर्फ वर्ड काउंट करना काफी नहीं है, हमें वर्ड्स की असली वैल्यू समझनी होगी। और इसी काम के लिए आती है हमारी नेक्स्ट सुपर पावरफुल टेक्निक, TF-IDF। ये हर वर्ड को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक स्कोर देगा। इस ग्राफ को देखिए जरा, ये TF-IDF का पूरा लॉजिक 1 सेकंड में समझा देगा। ये दिखा रहा है कि जो वर्ड्स बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हैं, जो हर जगह मिलते हैं, उनकी वैल्यू एक्चुअली बहुत कम होती है। और जो वर्ड्स रेयर हैं, जो कम दिखते हैं, वही असली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल होते हैं। सिंपल लॉजिक, राइट? जो चीज रेयर है वो ज्यादा कीमती है। TF-IDF बस इसी लॉजिक को मैथ्स में कन्वर्ट कर देता है। तो TF-IDF का फॉर्मूला क्या है? इट्स सिंपल।
टर्म फ्रीक्वेंसी यानी TF को मल्टीप्लाई करो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी यानी IDF से। चलो इन दोनों को तोड़कर समझते हैं। टर्म फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है। एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी बार आया, सिंपल काउंट। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज IDF, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये चेक करता है कि वो वर्ड पूरे कॉर्पस में यानी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाकर कितना रेयर है। अगर कोई वर्ड हर डॉक्यूमेंट में मौजूद है तो वो कॉमन है, इसलिए उसका IDF स्कोर कम होगा। और अगर वो सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट्स में ही है तो वो रेयर है, इसलिए उसका IDF स्कोर हाई होगा। सिंपल। और जब हम TF और IDF इन दोनों स्कोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है ये फाइनल TF IDF टेबल। अब देखिए, अब हमारे पास जीरोज और वंस नहीं है, हमारे पास मीनिंगफुल न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। नोटिस करिए कि स्ट्रेस्ड, थेरेपिस्ट और डाउनलोड जैसे वर्ड्स को हायर स्कोर्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये रेयर और इंपॉर्टेंट हैं। तो अब फाइनली हमारा टेक्स्ट ऐसी न्यूमेरिकल फॉर्म में है जिस पर मशीन आराम से कोई भी मशीन लर्निंग एनालिसिस कर सकती है। मिशन अकम्प्लिश्ड। ओके, सो हमने काफी थ्योरी कवर कर ली, राइट? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड्स, TF IDF। बट अब सवाल ये है कि इन सबका रियल वर्ल्ड में क्या काम है। तो चलिए NLP का एक बहुत ही कूल और पॉपुलर एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक ऐसी NLP टेक्निक है जिससे मशीन किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर उसका इमोशनल टोन यानी सेंटिमेंट पता लगा सकती है। मतलब मशीन बता सकती है कि लिखने वाले की बात पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एवं न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कोई कंपनी है जिसे लाखों प्रोडक्ट रिव्यूज एनालाइज करने हैं। वो एक एक करके तो पढ़ नहीं सकती, राइट? यहाँ सेंटिमेंट एनालिसिस आती है और सेकंड्स में बता देती है कि कितने कस्टमर्स खुश हैं और कितने नाराज। और इसके एप्लीकेशंस तो एंडलेस हैं। कस्टमर सर्विस में ये ऑटोमेटिकली चैट्स को एनालाइज करके कस्टमर का मूड समझ सकता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर प्रोग्राम्स में इसे कंपनी समझ पाती है कि कस्टमर्स आखिर उनसे चाहते क्या हैं। और ब्रांड मॉनिटरिंग में सोशल मीडिया पर आपके ब्रांड के बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं या बुरा, ये सब रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है, ऑल थैंक्स टू सेंटिमेंट एनालिसिस। चलिए, तो इससे पहले कि हम रैप अप करें, एक फटाफट रिवीजन हो जाए। जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो की टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1, NLP का सबसे बड़ा गोल क्या है? टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना, सिंपल। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए हमने 3 स्टेजेस देखे। पहला, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन यानी टेक्स्ट की सफाई। दूसरा, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल जिससे हमने वोकैबुलरी बनाई और वर्ड काउंट किया। और तीसरा, TF IDF जिससे हमने हर वर्ड को उसकी असली इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक वैल्यू दी। दैट्स द होल प्रोसेस इन अ नटशेल। और अब टाइम है आपके लिए। ये रहे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इनको ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाएगी। याद रखिएगा, NLP एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है। आई रियली होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर